लैंड क्रूजर की मौजूदगी ने यह नजरिया मुस्तरद कर दिया था कि सोबराज लोब बोरी में मुख्तसर कयाम के बाद कहीं आगे निकल गया होगा। गाड़ी में रेस्ट हाउस का एक चक्कर न लगा लिया जाए? मैंने पुरख्याल अंदाज में चाउफान से कहा। कोई कदम उठाने से पहले इसके महल्ले वकूअ का अंदाजा लगा लेना चाहिए। चक्कर लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसने बताया। यह जगह मेरी देखी हुई है, आबादी से बिल्कुल हट कर बनाई गई है। पीछे खेत फैले हुए हैं, इधर गाड़ी नहीं जा सकती। मसला उलझा हुआ था। लैंड क्रूजर की मौजूदगी बता रही थी कि सोबराज ड्राइवर के साथ वहीं मौजूद था। वो अमरीकी फौजियों की आमद पर मोती महल से हंगामी अंदाज में फरार हुआ था, लेकिन ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो दोनों निहत्ते रहे होंगे। हम बाहर से अचानक रेस्ट हाउस पर हमला आवर होते तो वो दोनों अंदर मैसूर होकर अपने हथियारों के बल पर मुज़ाहमत का आगाज कर देते और एक ऐसे मुकाबले का आगाज हो जाता जिसका अंजाम मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा था। सोबराज अपने दुश्मनों से छुपता फिर रहा था और हम कानून की नजरों से छुपकर उसके पीछे आए थे। हम किसी तवील मुकाबले के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। चाउफान इस वक्त तक इस गलत फहमी में मुब्तला था कि हम राजन के मेहमान को अगवा करने के लिए आए हैं, जबकि मेरा मंसूबा मुख्तलिफ था। मैं बहुत तेजी के साथ इस मौजी को जानू हासिल करके वहां से वापस लौट जाना चाहता था। दोनों तरफ से मुकाबला शुरू हो जाता तो जरा सी देर में कस्बे की पुलिस इस तरफ मुतवज्जा हो सकती थी। छोटे छोटे एक मंजिला मकानात पर मुश्तमिल आबादी की खुली फिजा में धुआंधार फायरिंग का शोर जरा सी देर में भौचाल पैदा कर देता। पुलिस और मकामी आबादी के इधर मुतवज्जा हो जाने की सूरत में हम लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे। हमें अपना मिशन अधूरा छोड़कर पसपाई की राह इख्तियार करना पड़ जाती। मुकाबला खत्म होने के बाद सोबराज डाकुओं वगैरह के हमले की कोई भी मफरूजा कहानी सुनाकर पुलिस वालों से गुलू खुलासी हासिल कर सकता था। वो रेस्ट हाउस में मुकीम था, इसे हम पर एक वाज़े बर्तरी हासिल थी। बाद के मामला राजन संभाले था और सोबराज साफ बच निकलता। इस वक्त सिर्फ चाउफान मेरा मशीर था। वो इतना अहमक था कि रेस्ट हाउस के सामने गाड़ी रोकते ही धावा बोलने के मूड में आ गया था। मैंने उससे ऐसी किसी कार्रवाई के नशीबो फराज पर गुफ्तगू की तो वो भी फिक्रमंद हो गया। इसके पास मसले का कोई मुतबादिल हल मौजूद नहीं था। इस दौरान में मेरे जहन में एक और तरकीब ने सर उभारा। वो रेस्ट हाउस अपने वसत के एतबार से बहुत खुशादा और कई कमरों पर मुश्तमिल नजर आ रहा था। चाउफान के चारों आदमियों को रेस्ट हाउस के गिर्द फैलाने के बाद हम दोनों भटके हुए स्याहों का रूप धार कर रेस्ट हाउस में कोई कमरा हासिल करने की कोशिश कर सकते थे। इस कोशिश के नतीजे में हमें वहां पैर जमाने का मौका मिल जाता तो अंदर से हम सोबराज के खिलाफ ज्यादा मुअस्सर कार्रवाई कर सकते थे। सोबराज खतरा भांप कर किसी सम से फरार होने की कोशिश करता तो बाहर चाउफान के 4 मुसल्लह साथी उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद होते। वो राह इख्तियार करने में मुझे एक बड़ा खतरा नजर आ रहा था। सोबराज बैंकॉक से भागने के बाद कितना ही मुतमईन क्यों ना हो गया हो, वो खतरे के इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हम कमरा हासिल करने के लिए रेस्ट हाउस के रखवाले से बात कर रहे होते और बाहर की सुनगुन पाकर सोबराज अपने कमरे से अचानक बाहर निकल आता तो लम्हा भर में बाजी खराब हो सकती थी। कराची के पार्क टावर में सोबराज से अपनी रूबरू पहली और आखिरी मुलाकात के बाद मैंने शेप बनाना तर्क कर दिया था कि चेहरे पर कुछ दाढ़ी नमूदार हो जाए। बाल तरश वाले ये थे। इन कोशिशों का मतलब सिर्फ ये था कि मुझे पहली नजर में ना पहचाना जा सके। पार्क टावर के फूड कोर्ट में सोबराज से मेरी मुलाकात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। हफ्ते अशरे में मेरी वो तब्दीलियां ज्यादा कारगर नहीं हुई थी। कामत हो जसामत अपनी जगह बरकरार थी। मुझे देखकर सोबराज जैसा घाघ आदमी धोखा नहीं खा सकता था। दूसरी बार उससे सामना हो जाता तो वो पहली नजर में मुझे पहचान लेता। वो एक खुलनाक खतरा था जो मोल नहीं लिया जा सकता था। मास्टर किस गहरी सोच में पड़ गए? मुझे खामोश पाकर चाउफान ने टोका। हम प्यासे हैं, कुएं पर आ गए हैं, ये बताओ कि अंदर से पानी कैसे निकाला जाए। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, जरा तुम भी अपने ज़हन पर जोर दो, मैंने बेरुखी से कहा। मास्टर तुम बहुत अच्छा सोचते हो, मैं शुरू से तुम्हारी अक्लमंदी का कायल हूँ। तुम ही कोई राह निकालो, मुझसे जो कहोगे कर गुजरूंगा। यकायक मेरे जहन में उम्मीद की एक किरण नमूदार हुई और मैंने कदरे पुरजोश अंदाज में उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, मैं रेस्ट हाउस के सामने रहता हूँ, 3 आदमियों को पीछे खेतों की तरफ भेज दो। तुम चौथे आदमी के साथ अपनी गाड़ी में रेस्ट हाउस पर चले जाओ और बाकी रात गुजारने के लिए एक कमरा हासिल करने की कोशिश करो। वो ये बात पसंद नहीं करेगा कि 2 नामालूम अजनबी इस छत के नीचे उसके साथ रात बसर करे। वो मायूसी से बोला, वैसे भी यहाँ रात को रुकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। सूर्य ढलने के बाद रेस्ट हाउस में ताला पड़ जाता है। लैंड क्रूजर वहां खड़ी हुई है, वो शब बसरी कर सकता है तो 2 भटके हुए स्याहों को जगह क्यों नहीं मिल सकती? हो सकता है कि छोटा राजन ने इसके लिए खास बंदोबस्त करा दिया हो या इसके ड्राइवर ने रखवाले को कोई धौंस दी हो।
इसके आदमी भी कम बदमाश नहीं है। तुम्हारी अभी से जान निकली जा रही है, वहां जाकर क्या करोगे? मैंने गुस्से से कहा। ज्यादा से ज्यादा इनकार हो जाएगा, तुम लौट आना। तो मेरे साथ क्यों नहीं चलते? उसने लम्हा भर सोचने के बाद कहा, मैं गैर मुल्की हूं। मेरे जहन में पहले से जवाब तैयार था। वो मुझे किसी कीमत पर अंदर नहीं घुसने देगा। हो सकता है कि राजन के मेहमान को 2 मकामियों पर तरस आ जाए। मास्टर, ये अफ्रीका का कोई दूर दराज सहरा नहीं है। वो कह सकता है कि दूसरों की नींद खराब करने के बजाय घंटा भर और गाड़ी चला लेते तो बैंकॉक में ऐश करते। उसके सवालों का इन्हिसार तुम्हारी हमाकतों पर होगा। मैंने मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, बैंकॉक जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम वहां से आए हो, लोपोरी के आसार देकर सुबह आगे जाना चाहते हो। अपने ज़हन में पहले से तैयारी करके जाओगे तो ज्यादा सवालों जवाब की नौबत नहीं आएगी। कमरा मिल जाएगा या वो तुम्हें भगा देगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं साए की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं मकामी जुबान नहीं जानता। रेस्ट हाउस के चौकीदार या राजन के ड्राइवर से कैसे बात करूंगा? मेरे लिए उसे समझाना दुश्वार हो रहा था। उसने मुझे मेरी कही हुई बात याद दिलाने की कोशिश की थी। इन दोनों से मैं निमट लूंगा, उसने अपने सीने पर हाथ मार के कहा। छोटा राजन का मेहमान अंदर से निकल आए तो उसे तुम संभाल लेना। आखिरकार उसने अपने इसी बदतरीन अंदेशे का इजहार कर दिया जो काफी देर से मेरे ज़हन में बिच्छू के डंक की तरह मुसलसल चुप रहा था। हम इसी के चक्कर में यहाँ आए हैं। वो सामने आया तो किस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। इससे बात करने की जरूरत नहीं, बस उसके सीने में गोली उतार देना। लेकिन मास्टर, मैंने उसे कभी नहीं देखा, मैं इसे कैसे पहचानूंगा? मैं फाड़ खाने वाले अंदाज में उसे घूरने लगा। एक एक करके सारे सवाल हीलो बहानों की सूरत में उसके ज़हन में उतरते चले आ रहे थे। वो कमजोर था ना बुज़दिल। पता नहीं उसके ज़हन में क्या बात अटक कर रह गई थी कि वो मुझे अपने साथ रेस्ट हाउस ले जाने पर तुला हुआ था। सोए हुए लोपोरी की सुनसान सड़क पर रोशनी नाकाफी थी। तूफान मेरे चेहरे के तासरात पूरी तरह नहीं देख सका। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद वो बोला, तुम्हारे लिए वो अजनबी है, तुम भी उसे नहीं पहचान सकोगे। तुम ना जाने के बहाने तलाश कर रहे हो। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए इस तरह लहजे में कहा, तुम में से किसी को उतर जाने की जरूरत नहीं। सीट छोड़ो, मैं अकेला वहां जा रहा हूँ। देखता हूँ कि वहां क्या क़यामत नाज़िल होती है। मास्टर, तुम नाराज हो गए? मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जरा तुमसे समझ रहा हूँ कि वहां क्या हो तो मुझे क्या करना चाहिए। बस मुझे उसकी पहचान बता दो, फिर देखो कि उसके सामने आते क्या होता है। चौफान के हाथों में फौलाद भरा हुआ है। मैंने आज तक जिसके नरखरे पर हाथ रखा उसे मौत की नींद सुलाकर हाथ उठाया है। चौकीदार और ड्राइवर, मैंने आहिस्ता आवाज में कहना शुरू किया। दोनों मकामी होंगे। मुझे शुबा है कि राजन का मेहमान गैर मुल्की है। राजन उसे अहमियत दे रहा है, वो अपनी अकड़फों से अलग पहचाना जाएगा। मुझे अफसोस है कि यह जरा जरा सी बातें तुम्हारी अक्ल में नहीं आ रही। अब आ गई। वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर यकायक नीचे उतर गया। मैं भी राइफल उठाकर गाड़ी से बाहर आ गया। चौफान के साथियों की सुर्ख कार कुछ दूर रुकी हुई थी। इसकी रोशनियां गुल कर दी गई। बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था। शायद वो चारों गाड़ी में बैठे चौफान की तरफ से कोई हदायत मिलने का इंतजार कर रहे थे। चौफान ने नीचे उतरते ही वाकी टाकी पर अपनी जुबान में कुछ कहा। पीछे खड़ी हुई सुर्ख कार ने 4 इंसानी साए सड़क पर उगल दिए। वो तीसरे दर्जे के बदमाश थे। फासला हायल होने के बावजूद मैंने देख लिया था कि वो सुरमाओं की तरह अपनी राइफलें तान कर गाड़ी से उतरे थे। इन गधों से कहो कि अपनी राइफलें छुपा कर आगे आए, मैंने बदमज़गी से कहा। यह फिल्म की शूटिंग नहीं है, हम एक खतरनाक मिशन पर आए हुए हैं। चौफान ने वाकी टाकी पर गुस्सीले अंदाज में कुछ कहा। चारों राइफलें इंसानी हेवलों में मुद्गम हो गई। वो चारों तेजी से हमारी तरफ आ रहे थे। इन्होंने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी थी। शायद उसने यही हदायत दी थी, इन्हें बता देना कि जब तक तुम हुक्म ना दो तुम्हारे आदमी बराह रास्त किसी पर गोली नहीं चलाएंगे। मैंने तेजी से चौफान को समझाना शुरू किया। गड़बड़ शुरू हो जाए तो दुश्मन को खौफजदा करने के लिए धुआंधार हवाई फायरिंग शुरू कर दे। एक तुम्हारे साथ जाएगा, मैं सामने रहूंगा। बाकी तीनों रेस्ट हाउस की तीनों समतों में बच जाएंगे। यह ख्याल रखना जरूरी है कि हम बदहवासी में एक दूसरे को अपना निशाना न बना लें। वो चारों आदि आस्तीन की फूलदार कमीज और पतलून पहने हुए थे। इनके कपड़ों के रंग मुख्तलिफ ना होते तो ये महसूस होता जैसे वो यूनिफॉर्म पहन कर आए हो। इनके सर के बाल बड़े हुए थे, चेहरे वहशतनाक नजर आ रहे थे। 3 मुतवस्सित कामत और खुटे हुए जिस्मों के मालिक थे। इनमें से एक के वालाई लब पर घनी मूंछों का साया था। चौथा दराज कामत और कदरे सुबह का अंदाम था। इन चारों पर एक नजर डालकर मैं पलटा ही था कि चौफान बोल पड़ा। मास्टर, तुम कहाँ जा रहे हो? किसी मुनासिब जगह की तलाश में जा रहा हूँ, मैंने नरमी से जवाब दिया। तुम पांचों की बातें मेरे लिए नाकाबिले फहम होंगी। मेरा यहाँ रुकना बेसूद है। सड़क की तरह रेस्ट हाउस की खिड़कियां भी तारीक पड़ी हुई थी। ये इम्कान न होने के बराबर था कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद रेस्ट हाउस की किसी तारीक खिड़की से कोई बाहर झांक रहा हो। मैंने राइफल दोनों हाथों पर सहार कर आगे तोड़ लगा दी।
इस वक्त अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि दूर से तमाशा देखने के बजाय मैं चाउफान की गाड़ी पहुंचने से पहले रेस्ट हाउस के करीब कोई ओट ले सकूं तो सब कुछ करीब से देख और सुन सकूंगा। चाउफान की हल्की मगर पुरजोश आवाज मेरे कानों में आ रही थी। वो मेरी हदायत अपने आदमियों तक पहुंचाने में मसरूफ हो गया था। रेस्ट हाउस के बाहर लगे हुए अकलौते लैंप पोस्ट की रोशनी की जद में आने से पहले तक मैं दरख्तों के साए में सड़क पर दौड़ता रहा। फिर मैंने दौड़ने का सिलसिला तर कर दिया। लम्हा भर के लिए रुक कर राइफल अपने निशाने से लटका कर उसे पहलू और बाजू के दरमियान छुपाया और दोबारा आगे चल दिया। रेस्ट हाउस के सामने रुककर मैंने लैंड क्रूजर और इसके आसपास की जगह का जायजा लिया। इस वक्त मुझे चाउफान के तीनों आदमियों के हेवले दौड़कर सड़क पार करते हुए नजर आए। मेरे देखते ही देखते वो तीनों सड़क से उतरकर आसपास फैले हुए खेतों में गायब हो गए। मैंने महज एहतियात के तौर पर दाएं बाएं नजरें दौड़ाई। सड़क बदस्तूर वीरान पड़ी हुई थी। शायद कस्बे में शबीना जराइम न होने की वजह से रात के गश्त पर मामूर सिपाही भी अपने घरों या दफ्तरों में पड़े गहरी नींद सो रहे थे। इस वक्त तक गहरे सकूत में चाउफान की गाड़ी का इंजन दोबारा बेदार होने का कोई इरताश नहीं सुनाई दिया था। मैंने टहलने के अंदाज में सड़क अबूर की और फिर रेस्ट हाउस के पोर्च में खुदरू झाड़ियों के एक झुंड की तरफ हो लिया जिस पर कोई फूलदार जंगली बेल लिपटी हुई थी। झाड़ी इतनी फैली हुई थी कि मैं इसके ओट में आसानी से छुप गया। शाखों, पत्तों और फूलों की दरमियानी जगहों से मुझे रेस्ट हाउस का बेशतर हिस्सा साफ नजर आ रहा था। कच्ची जमीन पर सही पोजीशन लेने के बाद मैंने अपने शाने से खुदकार अमरीकी राइफल उतारी तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही खौफ जागुज़ी था कि इस कच्चे मैदान में कहीं से कोई जहरीला कीड़ा वगैरह मेरी तरफ न निकल आए। चाउफान ने कुछ वक्फे के बाद अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लिया। उसने अपने आदमियों को इतनी मोहलत दी थी कि वो रेस्ट हाउस के गिर्द मुनासिब जगह संभाल लें। काली अकार्ड रेस्ट हाउस से ज्यादा दूर नहीं थी। चंद सानियों बाद उसकी रोशनी की तेज चादर हर तरफ फैल गई और फिर अकार्ड इस खूबसूरत रेस्ट हाउस के सामने लैंड क्रूजर के बराबर में रुक गई। सोबराज की लैंड क्रूजर की वजह से चाउफान अपनी गाड़ी समेत मेरी नजरों से ओझल था। गाड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज से मुझे चाउफान के गाड़ी से उतरने का अंदाजा हुआ। फिर कदरे सकूत के बाद रेस्ट हाउस के पुख्ता बरामदे पर कदमों की चाप सुनाई थी और चाउफान लैंड क्रूजर के अकब से तलू होकर मेरी नजरों के सामने आ गया। इसने रेस्ट हाउस के बंद दाखिली दरवाजे के सामने रुककर मोहतात अंदाज में चारों तरफ देखा और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। कौन है? अंदर से गुराती गजब आलूद आवाज खामोश हवाओं के दोष पर उभरी और मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। खंबे पर लगे हुए अकलौते बल्ब से बरामदे में पड़ने वाली रोशनी में मैंने देखा कि वह आवाज सुनकर चाउफान सरसहमगी में मुब्तला हो गया था। किसी भी लम्हे दाखिली दरवाजा खुलने की उम्मीद पर मैंने अपनी राइफल सीधी करके उसके नाल खुदरू झाड़ियों की एक मजबूत टहनी पर टिका दी। इसका रुख बरामदे में खड़े हुए चाउफान की तरफ था। मैंने इस मुल्क में अपने चंद रोज कयाम और सैर तफरीक के दौरान एक बात बहुत शिद्दत के साथ महसूस की थी कि थाईलैंड के हुक्मरान बैंकॉक के बेहंगम बल्कि मोजी ट्रैफिक पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम होने के बावजूद अपने मुल्क को गैर मुल्की सियाहों की जन्नत में तब्दील करने में बड़ी हद तक कामयाब रहे थे। सड़कें कुशादा और हमवार थीं। रोशनी, खून और दूसरी बुनियादी सहूलियात का हर जगह बंदोबस्त मौजूद था। बड़े होटलों को छोड़कर छोटे रहायशी होटलों और ताम गाहों में हर ज़ौक़ के मेहमानों की ज़रूरियात का पूरा एहतमाम था। इसके बावजूद बैंकॉक और इसके मज़ाफ़ात में तामीरात वगैरह का सिलसिला जारी था। जैसे वो लोग गुंजान खित्तों में सड़कों की तादाद और कुशादगी में इजाफा करके अपने मेहमानों के लिए मौजूदा सहूलियात में मज़ीद इजाफा करने पर कमर बस्ता हूँ। कुछ यही सूरत लोबोरी की भी नजर आ रही थी। सरे शाम सो जाने वाले इस कस्बे की जिन सड़कों से हमारी गाड़ी गुजरी वो रोशन और आबमार थी, जिनसे गुजरते हुए फरत और ताजगी का एक अनोखा एहसास दिलों को छू रहा था। वो रेस्ट हाउस आबादी से बाहर वाक़ था। इसकी आफादियत को भी दिन के औकात तक महदूद रखा गया था, मगर बाहर लगी हुई अकलौती और तेज स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कदीम थाई तर्ज पर बना हुआ वो रेस्ट हाउस अपने रंग और रोगन से किसी भी तरह ज़बूहाल नजर नहीं आ रहा था। बाहर ही से अंदाजा हो रहा था कि इसकी बाकायदगी से देखभाल और मुरम्मत और तज़ाइन होती रहती है ताकि कुछ देर के लिए वहां सस्ताने वाले भी किसी कोफ्त का शिकार न हो। दूसरी तरफ वो रेस्ट हाउस जराइम पेशा अफराद के लिए भी एक ऐसी पनाहगाह बना हुआ था जहाँ सोबराज जैसा खतरनाक आदमी बेखौफ खतर पनाह गुज़ीर था। अंदर से आने वाली आवाज़ मकामी होती तो एक लफ्ज़ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ सकता था। इस वक्त कलीदी नुक्ता यह था कि चाउफान की दस्तक के जवाब में अंदर से अंग्रेजी में सवाल किया गया था। आवाज़ नींद के खुमार से बोझल थी, लेकिन मैं उसे हज़ारों आवाज़ों में अलग से पहचान सकता था। मुझे भी अंदाज़ा खुशी हुई कि बैंकॉक से लोबोरी तक की हमारी दौड़ रायगा नहीं गई थी। हमारा शिकार वहाँ सांस लेकर आगे रवाना नहीं हुआ था, बल्कि पूरे इत्मीनान से वहीं फरोकश था। चाउफान इस वक्त रेस्ट हाउस के बंद दाखिली दरवाजे की ओर मेरे दरमियान खड़ा हुआ था। मेरी राइफल की नाल उसकी तरफ उठी हुई थी
اور میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر سے اپنے شکار کے برآمد ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کا دروازہ کھلتا اور وہاں کوئی نمودار ہوتا تو چاؤفان کو لامحالہ اپنی جگہ سے ہٹنا پڑتا اور آنے والا براہ راست میرے نشانے پر آ جاتا۔ اندر سے آنے والی آواز سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بینکاک کے موتی محل میں امریکی فوجیوں کے دھاوے سے بچ نکلنے کے بعد صوبراج لوب بوری کی اس دور افتادہ ریسٹ ہاؤس میں بے فکری کی نیند سویا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکا ہوگا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کی کمینگاہ کے دروازے تک آ پہنچوں گا۔ گولڈن ڈریگن نامی کسینو کے ایک محافظ کی زہر سے واقع ہونے والی موت نے میری حریف کو اس شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے کراچی سے بینکاک آ پہنچا ہوں اور میں نے ہی راجن کے کسینو کے محافظ کو قتل کیا ہے۔ اپنے شبے کی تصدیق کرنے کے لیے اس نے مجھے فون کیا۔ موبائل فون پر انٹرنیشنل رومنگ کی سہولت دستیاب ہونے کی وجہ سے اسے یہ علم نہیں ہو سکا کہ میں کراچی میں بیٹھا ہوا تھا یا بینکاک پہنچ چکا تھا۔ میری کلا بازی برابر ثابت ہوئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں نے حریف کو زہر میں بجھے ہوئے تیر کا نشانہ بنانے والا ہتھیار دے کر اپنے کسی آدمی کو بینکاک بھیجا ہوا تھا اور وہاں صوبراج اور راجن کے مفادات کے خلاف فتنہ گری کر رہا تھا۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ صوبراج سے جاری لڑائی کا فیصلہ کن مرحلہ کسی بھی لمحے سامنے آ سکتا تھا۔ اس خبیث نے مجھے بہت دوڑ لگوائی تھی۔ کراچی میں اس کا مقدر ہمیشہ اس کی یاوری کرتا رہا۔ وہ ہر موقع پر کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا رہا، لیکن میں نے بھی دل ہی دل میں قسم کھائی ہوئی تھی کہ ملک و قوم سے کھلی غداری کرنے والے اس سیاسی گھنٹے کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا کر دم دوں گا۔ میں جھاڑیوں کے کم میں دبکا اپنے دشمن کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر چاؤفان کے لیے صوبراج کی طرح اس کی آواز بھی اجنبی تھی۔ وہ فوری طور پر اندر سے کیے جانے والے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ صوبراج ایک چالاک مجرم تھا۔ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ چوکنا ہو گیا۔ ریسٹ ہاؤس کے دروازے میں کوئی چنبش ہونے کے بجائے پرسکوت فضا میں ہلکے سے کھٹکے کی آواز ہوئی اور دروازے سے قدرے فاصلے پر ایک کھڑکی کا پٹ خفیف سا کھل گیا۔ اندر گھور تاریکی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کھڑکی پر اکلوتی اسٹریٹ لائٹ کی تیز روشنی براہ راست پڑ رہی تھی۔ کھٹکا ہوتے ہی میری نگاہیں کھڑکی کی طرف اٹھیں اور میں نے وہاں لمحہ بھر کے لیے واضح طور پر صوبراج کا اوپری تھر دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مڑی ہوئی اور طوطے کی چونچ جیسے ناک اس کی واضح پہچان تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے دروازے کی طرح وہ کھڑکی بھی براہ راست میری زد میں تھی۔ میں نے پھرتی سے نال کا رخ کھڑکی کی طرف موڑا، مگر اس اسنا میں صوبراج کا وجود کسی چھلاوے کی طرح یکایک تاریکی میں معدوم ہو گیا۔ باہر سے اپنی آنکھوں پر روشنی پڑتے ہی اسے بھیانک خطرے کا ادراک ہو گیا اور وہ نہایت تیزی سے نیچے بیٹھ کر یا ایک طرف سرک کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ چاؤفان نے کھڑکی کھلنے کے کھٹکے کی ہلکی مگر واضح آواز نہ سنی ہو۔ وہ ہمدن دروازے کی طرف متوجہ تھا، شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ آوازیں اس کی توجہ مبذول کرانے کے لیے دانستہ پیدا کی گئی تھیں۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑا دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ صوبراج ریسٹ ہاؤس کی ایک کھڑکی میں بس لمحہ بھر کے لیے نمودار ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ صوبراج پر اچھڑتی ہوئی نگاہ پڑتے ہی میرا دوران خون تیز ہوا، لیکن پھر اعتدال پر آ گیا۔